अंग्रेज़ी में एक कहावत है, एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। ये सच भी है क्योंकि हर संकट अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। आज जिस तरह से पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से इस नाजुक दौर से गुजर रही है, हमारे सामने अनगिनत चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। ये अनिश्चितता का माहौल कब ख़त्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जहां दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक इस बीमारी को मात देने में लगे हुए हैं, तो यकीनन जीत तो निश्चित ही है। लेकिन जब तक दवाई या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना एकमात्र विकल्प हमारे पास है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। आप सभी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी कोविड-19 की गिरफ्त में पूरा विश्व है और जिस तरह से मेडिकल फ्रंट पे या एक्शन प्लान्स काम कर रहे हैं, उतना ही भावनात्मक रूप से मजबूती कितनी ज़रूरी है? ये विश्वव्यापी महामारी जिसको कहा जाता है पेंडेमिक, इस स्टेज में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। 190 देश जिससे प्रभावित हैं और मुझे लगता है कि दुनिया के 26 लाख से ज़्यादा लोगों को इसके प्रभाव में आ चुके हैं और करीब करीब 1,88,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में स्थिति तो अच्छी है, 21,000 लोग प्रभावित हैं और करीब करीब 680 डेथ आज के तारीख तक हुई है। इसका कारण ये है कि ये न केवल इसके लिए कोई ऐसी दवाई खोजी जा चुकी है जो 100% इसका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सके, प्रयोग किए जा रहे हैं जी। और प्रयोग के साथ साथ इसके प्रिवेंटिव मेजर कैसे हो सकता है, फ्यूचर के लिए वैक्सीन बनाने का भी काम दुनिया के 12 देश बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं कि हम वैक्सीन का निर्माण कैसे करें। नए नए प्रयोग दवाई पे हो रहा है और सबसे बड़ी दवाई जिसका सबसे ज़्यादा 19 देशों ने जिसका उपयोग करने के लिए भारत से रिक्वेस्ट किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये अपने आप में चमत्कार है कि अमेरिका जैसे देश, यूरोप के बड़े बड़े देश, इंग्लैंड और बाकी देशों में एक प्राथमिक दवाई जो कोरोना के खिलाफ जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसकी कमी रही और वो भारत ने दिया। तो ये मोदी जी ने ये बता दिया, दुनिया को बता दिया और देश ने और देश की जनता ने ये बताया कि हिंदुस्तान कैसे एकजुट होकर काम करता है। यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के NGO, यहाँ के गरीब, यहाँ के अमीर, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के पॉलिटिशियन, इतना विविधता के 130 करोड़ देश के लोगों ने मोदी जी के एक आवाज़ से ये जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं, इसके लिए मोदी जी के एक अपील, पहले कर्फ्यू और बाद में लॉकडाउन, और उसका पालन जिस तरीके से लोगों ने किया, ये दुनिया के सामने उदाहरण है। अमेरिका हतप्रभ है और यूरोप के देश आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना अनुशासन हो सकता है। तो ये हमारी हजारों साल की परंपरा रही है और भारत की एकजुटता और मोदी की आवाज़, मोदी जी की अपील जो उन्होंने देश की जनता से किया, तो आज पूरा देश उससे एकजुट हुआ है और हम अपने बचाव करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैम नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर, मैं ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से गोविंद मालेसर बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बालाघाट से नमस्कार, बताइए। जी सर, हमको ये जानना है सर, जैसे अभी कोरोना से बचने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, हम कर सकते हैं, तो इनमें से एक उपाय अपन जैसे मास्क लगाकर हम कितना सुरक्षित रह सकते हैं कोरोना से, जानकारी दीजिए। देखिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी भी है और मास्क की आवश्यकता है कि किसी प्रभावित व्यक्ति से यदि आप नज़दीक बैठे हैं, वो छींक रहा है, उसके ड्रॉपलेट निकल के आ रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन फैलता है किसी सरफेस में, तो
सबसे प्राथमिक आवश्यकता तो आपके प्रश्न का जवाब मैं इसे दूंगा कि मास्क की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। और मास्क के बचाव, मास्क का मतलब ये नहीं है कि कोई सर्जिकल मास्क ही पहने। मास्क के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि घर में भी सूती कपड़े से 3 लेयर आप मास्क बना के कर सकते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने गांव में, हम लोग करते हैं गांव में गमछा यूज़ करते हैं। अच्छे से वॉश करिए, अच्छे से उसको प्रेस करिए, 3 लेयर करिए और 3 लेयर लगा के उसको मास्क के रूप में यूज़ करिए। तो ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। रोज़ वॉश करिए, रोज़ प्रेस करिए, धूप में रखिए, तो अपने आप वो इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा। मास्क तो ज़रूरी है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, हैंड वॉश करने का मामला उतना ही ज़रूरी है कि हम हर आधा 1 घंटे में, अब बाहर से आते हैं तो हाथ को साफ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, सोप भी यूज़ करते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को वॉश करते रहें, तो वो पूरी तरीके से कोरोना का वायरस उससे निकल जाता है। तो ये ज़रूरी है कि गांव-गांव में, और आज लगता है कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, 3 तारीख के बाद क्या यूज़ करना बंद कर देंगे? 3 तारीख के बाद भी आने वाले 2-3 महीनों तक हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी। सार्वजनिक स्थान में जब जाते हैं तो मास्क रखना ज़रूरी है। इसलिए आप अपने गांव में, आपके परिवेश में, बालाघाट में जिस क्षेत्र के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए, मास्क बनाएं, घर में बनाएं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करें। गरीब लोगों के लिए ज़रूरी है कि उन तक मास्क हमारा पहुंचे। और ये सुरक्षा का अन्य उपाय जो हम करना चाहते हैं वो तो हम करें कि गर्म पानी का पिएं, काढ़ा बना के पिएं, दूसरे प्रिवेंटिव मेजर करें, साफ़ रहें, स्वच्छता रहें, बाहर से आएँ तो कपड़े को अलग कर दें। तो ये सारे उपाय तो हैं, मगर मास्क का उसकी पहली सीढ़ी है, मास्क जरूरी। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ, प्रधानसरी कबीर खान से। जी राजेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस। जी पूछिए, सवाल पूछिए। इसका कोई उपचार है कि नहीं, ये आयुर्वेदिक में? हाँ, प्रधानसरी से आप पूछ रहे हैं राजेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या इसका स्थायी रूप से 100% जिससे वो ठीक हो सके ऐसा इलाज क्या ढूंढा जा चुका है? आयुर्वेद में, होम्योपैथी में या एलोपैथी में, तीनों अलग अलग तरीके से चिकित्सा होती है, मगर आज तक हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट इस प्रयोग में ही लगे हैं कि इसके सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट हो रहा है, लक्षण के आधार पे इसका इलाज हो रहा है। कोई 100% अमेरिका जैसे देश में या इंग्लैंड में या अन्य देशों या चाइना जहाँ से जन्म हुआ इसका, वहाँ भी इस बात की किसी को गारंटी नहीं है कि किसी एक दवाई से ठीक हो। इसके सिम्टम के आधार पे एंटीबायोटिक हम देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डोज देते हैं, उनको फ्लूइड देते हैं, टेम्परेचर के लिए पैरासिटामोल देते हैं, अन्य दवाई एंटी एलर्जिक सिट्राजिन जैसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, या अन्य दूसरी दवाइयाँ एलर्जी के लिए, क्योंकि छींक बहुत आता है, छींक को रोकना पड़ता है और छींक से ही इन्फेक्शन फैलता है। मगर आपका प्रश्न जो एक मूल जानना चाहते हैं कि 100% क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, कोई ऐसी दवाई है, तो ऐसा कोई 100% अभी किसी भी देश ने ऐसी दवाई ईजाद नहीं किया है जो कहे कि ये 3 दिन लो और ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, मगर इलाज हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा मैं बताऊं कि हिंदुस्तान, जिस भारत को सबसे पिछड़ा देश बोला जाता है, जहां हेल्थ सुविधा सबसे कम है, भारत में 100 में 3 मरीज मर रहे हैं। और इसी प्रकार यदि भारत की तुलना इंग्लैंड से करें तो वहाँ 12 मरीज मर रहे हैं, इटली में 100 में 12 मरीज मर रहे हैं, अमेरिका में 100 में 5 मरीज मर रहे हैं, अन्य देशों में 10 से 12 मरीज 100 में मर रहे हैं। इंडिया, हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ 100 में सिर्फ 2.5 से 3% ही रेट है हमारे यहाँ कैजुअल्टी का। ये अपने आप में दुनिया में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के डॉक्टर जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं, जिस प्रकार का इलाज की व्यवस्था हमारे यहाँ हो रही है, वो दुनिया में आज बेहतर है। वो बता रहा है, पूरे देश के आंकड़े बता रहे हैं जो रोज़ प्रिंट होके आते हैं कि भारत में सिर्फ 3% कैजुअल्टी का रेट है कोरोना में। आउट ऑफ जो दूसरे देश हैं उसमें बहुत हाई रेट है, 3 गुना और 4 गुना ज़्यादा हमसे है। जी, फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो
हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर सत्येंद्र कर बोल रहा था सर, सरायपाली। हाँ जी, बोल बोल बोल। सर सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय के अपील को लोगों ने बड़े सहृदय से स्वीकार किया है और उनके जो लोगों से लगातार स्वयं होकर फोन करके जानकारी ले रहे हैं, वो जो है हम सब लोगों के लिए बूस्टर का काम कर रहा है सर। और आपके समय में जो यहाँ रायपुर में हमारा एक एम्स हॉस्पिटल खुला था, उसकी वजह से जो चिकित्सा है हो रही है यहाँ पे, उसमें काफी सफलता मिल रही है। और अभी पिछले दिनों मैंने एक अखबार में भी देखा था कि आप जो है स्वयं लोगों के लिए भोजन के पैकेट तैयार करके लोगों को सचेत कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। सर मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप एक चिकित्सक भी हैं, तो ये जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को और क्या क्या उपाय करने चाहिए? सत्येंद्र जी का प्रश्न बहुत ही सामयिक भी है और लोगों को तक पहुंचने का जरिया भी है कि एक चिकित्सक के नाते मैं इस बात को बोल सकता हूं कि सबसे ज़रूरी है कोविड-19 से लड़ने के लिए बॉडी में मेडिसिन और बाकी का रोल बाद में आएगा। आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितनी आपके अंदर इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपाय हम साल भर करते हैं, 365 दिन करते हैं। और अभी जब कोविड-19 का इफ़ेक्ट पूरे देश में है, हमको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, दूध हमको रेगुलर पीना चाहिए, फल लेना चाहिए और उसके साथ ही साथ हमें जो भी भोजन ले रहे हैं पका हुआ भोजन ही लेना है। बाहर के मार्केट के कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण आया है कि होटल से मंगाकर पैकेट फूड खाने से वो इन्फेक्शन उस पैकेट के माध्यम से, हाथ के माध्यम से 56 लोगों को एक जगह प्रभावित कर दिया। तो आप घर में बढ़िया उबला हुआ खाएं, घर में जो रोज़ खाते हैं वो खाएं, कुछ ऐड कर लें, जो अच्छे पौष्टिक खाने हैं उनका सेवन करें और बहुत अतिरिक्त ज़रूरत नहीं है। जो हमारे रूटीन डाइट प्लान रहता है, जो खाना खाते हैं उसी के आधार पे करें। मैं 2 चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री केयर और आरोग्य ऐप, ये 2 चीज़ का भी प्रधानमंत्री ने जब जो 2 चीज़ कहा है कि देश में लोगों को मदद के लिए पीएम केयर में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहे, और दूसरा आरोग्य ऐप ज़रूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। आरोग्य ऐप डाउन करने से सुरक्षा कवच ये रहेगा कि यदि आपके 8 मीटर में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो आपको अलार्म बजने लगेगा, आप सावधान हो जाओगे कि मेरे से मिलने जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो ये 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस आरोग्य ऐप को यूज़ किया है और इस आरोग्य का भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो मैं आपसे भी और मेरी बात सुनने वाले सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि ये आरोग्य ऐप जो है बहुत उपयोगी है और ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। अच्छे से खाएं और अच्छे से, छत्तीसगढ़ में दूध भी अच्छा मिलता है, फल भी मिलता है, पौष्टिक आहार लें और धूप में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें, हाइजीनिक कंडीशन में रहें, हैंड वॉश करते रहें, डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। इतने चीज़ रखेंगे तो मैं भी आज ये मान के चल रहा हूँ कि 30 दिन में सिर्फ एक बार घर से निकला, वो भी लोगों को भोजन के लिए दूर से रह के उनकी जो काम कर रहे हैं एनजीओस और जो हमारे दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलने गया था। बाकी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहूँ। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, जिला छत्तीसगढ़ से। मेरा क्वेश्चन ये था, बोलिए। हाँ, कि जैसे किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो उसके लिए घर में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए क्या घरेलू उपाय है जो हम तुरंत कर पाए? बिल्कुल उपाय है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करें और छोटे मोटे हॉस्पिटल में यदि कोरोना पॉजिटिव है तो और किसी नहीं, मेडिकल कॉलेज में ले जाएं जहां पे सेपरेट वार्ड हो और उसको क्वारंटाइन में रखा जाता है, 14 दिन तक सबसे अलग रखा जाता है। लोग डॉक्टर ही मिलते हैं, वो भी डॉक्टर मिलते तब हैं जब उनके ऊपर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो किट होता है वो पहन के मिलते हैं, मास्क लगा के पहनते हैं, हाथ में ग्लोव्स लगा के पहनते हैं। तो ऐसे मरीज को हॉस्पिटलाइज करें। अटल जी को धन्यवाद दीजिए कि यहाँ पे एम्स की स्थापना हो गई, सुषमा जी ने एम्स की स्थापना की। आज जितने भी मरीज छत्तीसगढ़ में 36 जो लोग प्रभावित हुए, संक्रमित हुए, उसमें से 22-23 ठीक होके जा चुके हैं, बाकी भी ठीक हो जाएंगे 100%।
तो एम्स एक ऐसा सेंटर है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट रायपुर, जो ये इस इलाज को बहुत बेहतर तरीके से करता है। और आप उस मरीज को बिल्कुल घर में मत रखिए, ठीक होके आने के बाद जब घर में आ जाएं तो भी आपको आने वाले 15 दिन के लिए उसको अपने कमरे में रखिए। आइसोलेशन बोला जाता है कि हम उससे दूरी बना के रखें। आइसोलेशन का मतलब उस कमरे में दूसरा कोई ना जाए, उसका बेड अलग हो, उसका बाथरूम अलग हो, उसकी टॉवेल अलग हो, उसके खाने के बर्तन अलग हो, ताकि आप ये सावधानी रखें कि उसका 15 दिन और इफेक्ट 20 दिन रहता है, उससे बचाव आप कर सकते हैं। मगर यदि पॉजिटिव है तो उसका स्थान घर नहीं है, उसका स्थान सिर्फ हॉस्पिटल है। बेहतर हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, आज पंचायती राज दिवस भी है, तो उस उपलक्ष्य पे भी आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से सरकार ने, जो हमारा सवाल था और उस वक्त कॉलर्स आने लगे और आप जवाब नहीं दे पाए, कि केंद्र सरकार ने किस तरह से ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में जाकर के जिस खूबसूरती से काम किया है और जिस सिचुएशन को संभाला है, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज अच्छा दिन है, पंचायती राज दिवस। इस शुभ दिन में मैं छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, देश के ग्रामीण बंधुओं से भी बात करना चाह रहा हूँ। और मैं सबसे पहले एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि शहर में लॉकडाउन का जितना असर हुआ है, मैं बधाई ग्रामीण बंधुओं को दूंगा। पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण बंधुओं ने बता दिया कि शहरी लोग से भी ज़्यादा जागरूक हैं। उन्होंने 100% लॉकडाउन का न केवल पालन किया, बाहर से जो लोग आते हैं उनको गांव के बाहर में ठहराने की व्यवस्था की। मुझे सैकड़ों उदाहरण मालूम हैं, राजनांदगांव जिले के, कवर्धा जिले के लोग से जो मैं डायरेक्ट मिलता रहता हूँ, बात होती टेलीफोन से, लोगों को खाने खिलाने की व्यवस्था करने का काम, सूखा चावल देने का काम, हमारी बहनें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आज छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज़्यादा लोगों तक राशन सामग्री ले जाने का काम हमारी पूरी टीम ने मिलकर किया है। मास्क बना रहे हैं गांव-गांव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो इस प्रोग्राम के साथ हम सब जुड़ें और पंचायती राज की भूमिका निश्चित रूप से कोरोना के इस जंग में महत्वपूर्ण रहा है और उनका पूरा का पूरा योगदान रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, पंचायत में बैठकर उसकी बात भी करते हैं, वॉल राइटिंग के माध्यम से सचेत भी करते हैं और गरीबों को मदद करने का काम भी पंचायत के लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की भूमिका इस पूरे के पूरे कोरोना के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनुशासित रूप से काम करने का काम किया। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है इस वक्त। हेलो, मैं राजेश शर्मा, जिला रायपुर, तारा में। बोलिए, आपका प्रश्न आ जाए। सर जी, जैसे कोरोना खत्म होगा तो इसका टीकाकरण होगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछ रहे हो मेरे से कि आज पूरा देश और पूरे दुनिया इस बात के लिए चिंतित है कि क्या अलग अलग नए बीमारी, नए वायरस इस दुनिया में आते हैं और उसके रोक के लिए का उपाय हो सकता है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी खबर आ रही है अलग अलग सेंटर से कि करीब दुनिया के 12 देशों में अलग अलग इस पर बड़े स्केल पे रिसर्च हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने के अंदर, अभी वो ट्रायल टेस्ट पे चल रहा है, पहले उसको जानवर में करते हैं, फिर आदमी में करते हैं टेस्ट, और अभी भी ह्यूमन बीइंग पे वो टेस्ट चल रहा है। तो मैं समझता हूँ एज ए डॉक्टर, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने में इस बीमारी को भविष्य में लड़ने के लिए वैक्सीन बन के आ जाएगा और हम इससे बचाव कर सकते हैं। ये एक बड़ी सफलता, इस बीमारी के साथ साथ एक सफलता भी रहेगी कि हम उसको बचाव भविष्य में कर सकते हैं। इसके उपाय बहुत गंभीरता से सारे देश कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रमन सिंह जी और हम उनसे सवाल जवाब अपने जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, हाँ मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। सर जी को भी मेरा नमस्ते। बोलिए सर, बोलिए। नमस्ते। कीर्तन कुमार चौहान बोल रहा हूँ मैडम जी, समनार रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। हाँ बोल भाई बोल। सर जैसे कई लोग नियमों के पालन का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और मास्क वास्क भी नहीं लगाते हैं, तो इसका शिकायत कैसे करेंगे सर? ये अरे गंभीर मामला है। यदि कोई इस प्रकार के कानून का उल्लंघन कर रहा है और लोगों को संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहा है तो इसको आप रिपोर्ट करिए। और बार बार ये बताया जा रहा है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो आपको खुद को कुछ नहीं करना है, पुलिस को और नज़दीकी केंद्र में आप जानकारी दें कि इस प्रकार से कोरोना का कोई लोग थूक रहे हैं, कोई गड़बड़ कर रहे हैं, कोई जानबूझकर इन्फेक्शन फैले ऐसे उपक्रम कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप दीजिए। इसमें कठोर कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं पूरे देश में कितने कठोरता पूर्वक इसको निपटा जा रहा है। जी, इसी तारतम्य में पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ जगहों पर ये भी देखा गया कि डॉक्टर्स जो कि अभी मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, लेकिन अभी जैसे कैबिनेट में एक अध्यादेश या अधिसूचना जारी हुई है कि डॉक्टर्स पर अगर अब किसी ने हमला किया तो सज़ा हो सकती है और जुर्माना का भी प्रावधान है। तो ये कितना अच्छा कदम आप मानते हैं सरकार की ओर से? पूरे देश भर के जी और कोरोना के लिए अपनी जान हथेली में करके डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जिस प्रकार देवदूत बन के काम कर रहे हैं, इनको तो मैं देवदूत कहता हूं, क्योंकि वो 12-15 दिन अपने घर नहीं गए, अपने बच्चों से नहीं मिले और उस हॉस्पिटल में ही अपनी पूरी दिनचर्या बिता रहे हैं। उनके साथ जिस प्रकार मिसबिहेव हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी के साथ कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमारी महिला चिकित्सक को मजबूर किया गया गलत तरीके से उसको उस खाने को खाने के लिए जो ठंडा हो चुका था। तो ये इस प्रकार के इस मनोबल गिर रहा था डॉक्टरों को। तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को। एक सख्त कानून बनाया। अब 114 साल पुराने आपदा के प्रबंधन के जो कानून थे उसमें इतने वर्षों बाद परिवर्तन हुआ है और अब ये अपराध हो गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है। इसमें 7 साल तक के कैद के उसमें प्रावधान रखा है, उसमें जुर्माना भी रखा है। तो एक ऐसा पनिशमेंट देने की प्रक्रिया हो रही है जिसमें लोगों को ये लगे कि वो आसानी से बचने वाले नहीं हैं। तो ये प्रावधान बहुत सही समय में किया है और इसका डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने, उनके काम और उनके मनोबल पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो, मैं शिव कुमार खांडे बोला था सर। आओ शिव कुमार, बोल ना, बोल, पूछ। सर हम जैसे मार्केट जाते हैं, हाँ बोल। तो जो हम सामान जैसे मार्केट से खरीद के लाते हैं, हो सकता है जेकर से सामान खरीदे थे वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए रहे बाद में, तो एक बचाव का है सर? बचाव कर अतके छे कि भाई पैकेट वाले खाना लेके आ रहे हो तो आज हंसतों में कोई सुरक्षा है कि पैकेट है, खुला खाना नहीं है तो में सुरक्षा है। दाल चावल में कोई चिंता नहीं, कावर की बोला तो उबालना पड़ते 15 मिनट तो बॉयल्ड हो जाते, तो उमें कोई इन्फेक्शन के डर नहीं है। मगर कच्चा चीज़ जेन ले थे उमें हाथ से उखर बचे। मगर दुकान जब जाते तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी 8 मीटर के दूर में दुकान से खड़े होके दुकानदार के मास्क होना चाहिए, ओकर पास हाथ ला साफ करे बाद सैनिटाइजर होना चाहिए। और तुहरो मन के यानी हमन दुकान जाथन तो हमरो नाक ढके रहे, कुछ नहीं तो गमछा ला अच्छा चपक के बांध दे तो ओकर से भी पूरा सुरक्षा होते। तो अतका सावधानी लेके हम दुकान में
दूरी बना के खड़े हो तो कोई डर के बात नहीं है घर से। जी, हम बात करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह केंद्र सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में मदद की है, जो भी जितने भी राज्य हैं, और बहुत ही समन्वय के साथ एक काम किया है। तो किस किस तरह की मदद पहुंची है और उसका क्या क्या लाभ हुआ है? मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस वर्ग को देखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज सबसे पहले डिक्लेयर किया। और 1,70,000 करोड़ का पैकेट देने का मतलब ये है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने देने की व्यवस्था की। 86,000 करोड़ का पैकेज, और ये वितरण भी शुरू हो गया। गरीब के लिए 5 किलो चावल एक महीने में, फिर अगले महीने में 5 किलो चावल मिलने की व्यवस्था यदि हो जाए तो कम से कम खाने की व्यवस्था, उसको भरपेट चावल तो मिल जाए। जनधन योजना के 20 करोड़ हमारी बहनों को उनके खाते में 500 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा हुआ। तो 20 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है। बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, निराश्रितों को 1,000 रुपया एक्स्ट्रा 3 महीने तक देने की योजना बनी। 8.7 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में डालने का काम हुआ। ये किसानों को सीधे मदद मिल रहा है इस इमरजेंसी के समय, इस कठिन समय में। 8,30 लाख हमारी बहनों को उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर 3 महीने तक निःशुल्क देने की बात हुई। 1,500 करोड़ रुपया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया गया। पीपीई किट देने का काम, मास्क देने का काम, और जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं पूरे देश में, वो आज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कोरोना के खिलाफ इस जंग में। एम्स जैसे संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं पूरे देश के, ये अग्रणी रूप रह के इस कोरोना के खिलाफ जंग में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी भूमिका तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने जिस हिम्मत के साथ जनता को विश्वास में लेकर एक विश्व लीडर की छवि जिनकी बनी है, पूरा दुनिया आज उनकी सराहना करे। WHO की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ एक अपना नेतृत्व क्षमता दिखाया है, उसकी सफलता आज भारत में दिख रही है कि हम उस कोरोना के 130 करोड़ की आबादी वाला देश आज भी अन्य देशों की अपेक्षा हम बेहतर स्थिति में हैं। वो एक त्वरित निर्णय जो उन्होंने मोदी जी ने लिया उसका, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे NGO को, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, हमारी महिला स्व सहायता समूह के बहनों को, इस भोजन पकाकर गर्म भोजन देने वाले ऐसी हजारों संस्थाओं को। मैं जानता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में रोज़ 5 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन दिया जा रहा है। वो NGO के लोग काम कर रहे हैं। दल की सीमाओं को हटाकर सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। प्रशासन की भी भूमिका उचित है, और मैं समझता हूँ कि ये सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तभी ये सफलता हासिल हो रही है। इसलिए आज पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को मैं धन्यवाद दूंगा। चिकित्सक को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इन सब को मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से आज हम सफल हुए हैं और इसको आगे भी सफल होंगे, और कोरोना का जंग हम जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। और डॉक्टर साहब, चलते चलते अब हमारा पास समय की बहुत कमी है, लेकिन हम जैसे कि प्रधानमंत्री जी का एक लेख आया था और उन्होंने इस संकट के समय में भी अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए, अवसर देखने के लिए एक लेख बहुत अच्छा लिखा है। और उन्होंने 5 जो वॉवेल्स हैं अंग्रेज़ी के, उसके एक सूत्र 5 बताया है उन्होंने कि कार्यक्षमता, स्वीकार्यता, अवसर, सार्वभौमिकता और समावेशता। तो आप किस तरह से इस संकट में अवसर को देखते हैं? ये देश के सामने और दुनिया के सामने एक नई चुनौती के रूप में आया है, और ये चुनौती जब देश और दुनिया के सामने आती है तो एक नई संभावना को लेकर आती है। मोदी जी ने जो 5 बिंदु बताए हैं वो संभावनाएं कि हम इस चुनाव को लड़कर जीत सकते हैं। जीतने के साथ साथ इसमें नए इन्वेंशन से नए वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ देश की एक ताकत दुनिया के सामने दिखाने का अवसर मिला। और मोदी जी ने जो देश के सामने सप्तपदी 7 अलग अलग योजनाओं पे को फोकस करने का काम किया है कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, गरीबों को मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए मास्क बनाने का काम क्या करते हैं। मोदी आरोग्य ऐप हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करने के लिए आग्रह कर सकते हैं,
और उसके साथ साथ पीएम केयर योजना में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर काम करें। तो एक आह्वान जो देश के सामने किया है वो जनता के भलाई के लिए किया है, जनता के हित के लिए किया है, और इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, इतनी बातें मोदी जी ने जो कही है उसका हम क्रियान्वयन यदि करते रहें तो देश इस संकट से निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के सवालों के इतने अच्छे से जवाब दिए। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक बात तय है कि मानसिक संबल, सूझबूझ और सावधानी के साथ अगर उसका सामना किया जाए तो जीत निश्चित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।